नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। किराने की दुकान पर मिलने वाली बच्चों की टॉफी शायद हमारे देश में सबसे सस्ती चीज है जो 1 रुपए में मिल जाती है। लेकिन एक और चीज है जो इस टॉफी से भी सस्ती है और वो है इंसान की जान। हमारे देश में आप कहीं भी चले जाएं, मौत लगातार आपका पीछा करती रहती है। आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, यहां तक कि अगर आप सत्संग में भी हैं और अगर आप अपने घर में भी हैं तो भी हमारे देश की चरमराती व्यवस्था की वजह से आपकी जान कभी भी आ सकती है। मौत कभी भी दरवाजा तोड़कर आप तक पहुंच सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि वायनाड में भूस्खलन की वजह से 167 लोग देखते ही देखते कैसे मारे गए। इसे आप प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा कह सकते हैं। इसके बाद आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे जिसमें इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हनिये को ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइल हमले में मार गिराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के मारे जाने पर भी आधी दुनिया इसके शोक में, इसके मातम में डूबी हुई है और दुनिया भर में इस आतंकवादी के मारे जाने पर संतोष की जो लहर होनी चाहिए थी वो गायब है। और आखिर में आपको बताएंगे कि तहजीब के शहर लखनऊ के लोग बारिश के पानी में कैसे बदतमीजी पर उतर आए। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत में कॉमन मैन यानी आम आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे देश में शायद सबसे सस्ती चीज है किराने की दुकान पर मिलने वाली बच्चों की एक टॉफी जो शायद 1 रुपए में मिल जाती है। लेकिन उससे भी सस्ती कोई चीज है हमारे देश में और वो है इंसान की जान, जो एक टॉफी से भी सस्ती है और शायद कई बार तो मुफ्त में मिल जाती है। आज जुलाई का महीना खत्म हो रहा है और अकेले सिर्फ इस 1 महीने में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे देश के इस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम ने ले ली है। हमारे देश में आम लोग सड़क, हाईवे, पुल, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कोचिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, यहां तक कि सत्संग में भी सुरक्षित नहीं है। और किराने की दुकान पर मिलने वाली बच्चों की जो टॉफी है शायद हमारे देश में सबसे सस्ती है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, लेकिन हमारे देश में जो जान है इंसान की वो इस टॉफी से भी सस्ती है। जुलाई के महीने में 10,000 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। जो मैं बात आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 10,000 लोग सिर्फ जुलाई के महीने में सड़क दुर्घटना में मारे गए। इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें हमारा सिस्टम बहुत आसानी से रोक सकता था, ये लोग बच सकते थे। 10 जुलाई को उन्नाव की जिस सड़क दुर्घटना में 18 लोग मारे गए, उसमें वो बस वर्षों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी जिसमें ये लोग मारे गए थे। इसलिए ये हत्या है और इन लोगों की जान और किसी ने नहीं बल्कि हमारे अपने सिस्टम ने ली है। इसी तरह इसी महीने हमारे देश में 366 लोग बाढ़ के कारण मारे गए और इनमें भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी सिस्टम के कारण ये सैकड़ों लोग बाढ़ में बुरी तरह से, बेरहमी से मारे गए। इसी तरह दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट में एक अवैध लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन इसमें बारिश का पानी भरने की वजह से छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पानी बेसमेंट में घुसा और ये 3 छात्र उस पानी में से निकल नहीं पाए। जरा अंदाजा लगाइए, ये छात्र जब उस पानी के अंदर डूब रहे होंगे, वो कुछ आखिरी सेकंड, वो कुछ आखिरी मिनट इन युवाओं के साथ क्या हुआ होगा, कैसे ये तड़पे होंगे, कैसे इन्होंने जिंदा रहने के लिए पूरा संघर्ष किया होगा, पूरी ताकत लगा दी होगी। एक छात्र 21 साल का था, एक 25 साल का, एक 28 साल का, और सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि हमारे देश में एमसीडी, देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी की गलती थी, व्यवस्था की गलती थी, प्रशासन की गलती थी और वहां पर खुलेआम अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे। इसके अलावा दिल्ली और पुणे समेत हमारे देश के कई शहरों में 8 से ज्यादा लोगों की मौत करंट लगने से हो चुकी है और यह करंट भी उन तारों से आ रहा था जिनके लिए हमारी सरकारें लोगों से अक्सर टैक्स लेती।
ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक और छात्र की तस्वीर है जो करंट लगने से इसी महीने दिल्ली में जिसकी मौत हुई। ये छात्र भी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रीलिम्स इसने क्लियर कर लिया था, मेंस देने की तैयारी कर रहा था। और सोचिए, दिल्ली के पटेल नगर की यह घटना है और कैसे हमने एक युवा को, प्रतिभाशाली युवा को खो दिया। और हो सकता है, कौन जानता है कि अगर ये बच्चा बच जाता, ये युवा बच जाता, तो आने वाले कुछ वर्षों में आप इसे एक आईएएस अधिकारी के रूप में देखते। इसी महीने हाथरस में 123 लोगों की इसलिए जान चली गई क्योंकि ये लोग एक बाबा के सत्संग में गए थे। और इस घटना में भी सबसे बड़ा दोष हमारे प्रशासन का ही था, जिसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। और ये जो सूची मैं आपको बता रहा हूं, ये सूची खत्म नहीं होती। आज महीने का आखिरी दिन है। आप में से बहुत सारे लोगों की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ गई होगी, लेकिन ये वो हजारों लोग हैं जिनके जीवन का अकाउंट इस महीने समाप्त हो गया, बंद हो गया। हमेशा के लिए इनके जीवन का अकाउंट बंद हो चुका है। इसी महीने 6 रेल दुर्घटनाओं में 6 यात्रियों की भी मौत हो चुकी है, जबकि पिछले महीने 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे की छत गिरने से एक गरीब टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई थी। और इस मौत का जिम्मेदार भी हमारा यही भ्रष्ट सरकारी सिस्टम था, जिसने एयरपोर्ट की छत इतनी कमजोर बनाई कि वो एक बारिश में इस टैक्सी के ऊपर गिर गई। और अब वायनाड में भी 167 लोगों ने भूस्खलन की घटनाओं में अपनी जान गंवा दी। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में आम लोगों के लिए कदम कदम पर कैसे मौत लिखी हुई है। और हमारा सिस्टम पूरी कठोरता से देश में आम लोगों के बीच मौत बांट रहा है। और आज आप हमारे देश में कहीं भी चले जाइए, मौत लगातार आपका पीछा करती है। कहां जाएंगे आप? बचकर आप जा नहीं सकते। और आज का चुभने वाला सच यह भी है कि हमारे देश में सरकारें टैक्स की कीमत को तो समझती हैं, लेकिन इस टैक्स को देने वाले आम लोगों की जान की कीमत को नहीं समझती। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में एक आम आदमी अपने पूरे जीवन काल में अपनी आमदनी का औसतन 20 से 25% हिस्सा टैक्स के रूप में अलग अलग सरकारों को देता है, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ मौत और मौत जैसी जिंदगी मिलती है। और इस बात को आप आज अभी अभी शाम की कुछ देर पहले की दिल्ली से आई तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में कुछ देर की बारिश के बाद लगभग सभी इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि इन सड़कों ने एक झील जैसा रूप ले लिया। और जरा सी बारिश में दिल्ली को दिल के दौरे पड़ने लगे। जरा तस्वीर आप देख लीजिए, ये आज शाम, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की तस्वीर है। यहां आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, जहां आज फिर से बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जबकि एमसीडी का यह कहना है कि इस इलाके के तमाम ड्रेनेज सिस्टम्स में कोई परेशानी नहीं है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर वही जगह है जहां अभी थोड़े दिन पहले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 युवाओं की मौत हुई है, वही जगह है। और आज फिर वहां देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आज कम से कम वहां रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। एमसीडी यह दावा करता है, सरकार, प्रशासन ये दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो फिर इतना पानी कैसे भर सकता है। सोचिए, जिस दिल्ली में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है, जो झारखंड में एक पूरे किसान परिवार की सालाना आय से भी ज्यादा है, उस दिल्ली में लोगों को इतना टैक्स देने के बाद भी क्या मिलता है। और यहां बात सिर्फ दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली की नहीं है, देश में कहीं भी चले जाइए। इसलिए अब आप केरल में वायनाड को देखिए, जहां भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 167 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 167 लोगों का मारा जाना कोई आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। और इनमें पर्यटकों से लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं। वायनाड के जिन इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई, उनमें सबसे ज्यादा तबाही चूरालमाला और मुंडाकई में हुई, जहां चाय के कई बागान हैं। यह घटना 30 जुलाई को सुबह 2 से 3 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक के बाद एक
कई इलाकों में पहाड़ों के खिसकने से सैकड़ों मकान, पुल, सड़कें और सरकारी भवन मिनटों में एक मलबे में तब्दील हो गए और इन घटनाओं में 167 लोगों की जान चली गई और 191 लोग अब भी लापता हैं और आशंका है कि इन लोगों की भी शायद मौत हो चुकी हो और इनके शव मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। अगर ऐसा सच हुआ तो सोचिए ये जो संख्या है ये कितनी बढ़ जाएगी। ये घटना दो कारणों से हुई, जिनमें पहला बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा बारिश। वायनाड में 28 और 29 जुलाई को सिर्फ 2 दिनों में 572 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो खतरनाक से भी खतरनाक की श्रेणी में आती है। दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली में पूरे जुलाई के महीने में 203 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि वायनाड में सिर्फ 2 दिन में 572 मिलीमीटर बारिश हो गई और इसी भारी बारिश के कारण भूस्खलन से कई इलाकों में यह तबाही हुई। यहां बड़ी बात यह है कि बारिश और आपदा को सरकारें रोक नहीं सकती, यह बात तो सही है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता, चुस्त होता और हमारी सरकारें ईमानदारी से काम करती, ऐसी आपदाओं के लिए पहले से तैयारी करके रखती, तो इन घटनाओं में जो लोग मारे गए उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारे देश में सबसे सस्ती है इंसान की जान, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। वर्ष 2015 से 2022 के बीच हमारे देश में भूस्खलन की कुल मिलाकर 3782 घटनाएं हुई, जिनमें लगभग 60% यानी 2239 घटनाएं अकेले केरल राज्य में हुई। और इससे यह पता चलता है कि भारत में भूस्खलन यानी पहाड़ खिसकने की सबसे ज्यादा घटनाएं केरल में होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो राज्य भूस्खलन की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी राज्य में इस आपदा से लड़ने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। आप सोचते होंगे कि भूस्खलन की सबसे ज्यादा घटनाएं शायद उत्तराखंड में होती हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में होती हैं, पहाड़ी इलाकों में होती हैं जहां आप अक्सर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं केरल में होती हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि अगर इस सिस्टम में थोड़ी बहुत भी जान होती तो वायनाड की इस घटना में इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते। वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसे इस बात का अध्ययन करना था कि भारत के वेस्टर्न घाट्स के इलाकों में सड़कें, पुल, बांध और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का क्या असर हो रहा है, यानी जो बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। इस कमेटी का नाम था गाडगिल कमेटी और इसने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट यूपीए सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट में 2 बड़ी बातें कही गई। पहली बात यह थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के जो इलाके समुद्री तट से लगते हैं, उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम कम से कम होना चाहिए। और दूसरी बात कि इन सभी राज्यों में ऐसे 75% समुद्री इलाकों को संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में डाल देना चाहिए, जहां ना तो ज्यादा सड़कें बनेंगी, ना सुरंगों का निर्माण होगा और ना ही बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। और यह रिपोर्ट केरल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि केरल का भूभाग ऐसा है जहां बाकी राज्यों की तुलना में भूस्खलन का खतरा कहीं ज्यादा होता है। केरल में 50% टेरेन ऐसा है जो 20 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसीलिए जब ऐसे इलाकों में सॉइल इरोजन होता है और बांध, सड़कें, पुल, मकान, होटल या दूसरी इमारतों के निर्माण से पहाड़ों की मिट्टी धंसने लगती है, तो भूस्खलन की घटनाएं एक विकराल रूप ले लेती हैं। और इसी खतरे को देखते हुए यूपीए की सरकार में गाडगिल कमेटी ने अपना यह सुझाव दिया था और ऐसे 75% इलाकों में कम से कम खुदाई और कम से कम खनन करने की सिफारिश उसने की थी। लेकिन हमारे देश में सिफारिशों को मानता कौन है? सबको पैसा कमाना है, सबको विकास करना है। यूपी की सरकार ने इस रिपोर्ट को 8 महीनों तक सार्वजनिक नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि इसमें क्या है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो सरकार ने एक और कमेटी बना दी और यह वो कमेटी थी जिसने अपनी सिफारिशों में वही लिखा जो सरकार चाहती थी। यानी एक कमेटी ने कुछ और लिखा, दूसरी कमेटी ने कुछ और लिखा। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा कि सरकार 75% की जगह अब सिर्फ 37% इलाकों में कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य और खनन करने पर रोक लगा सकती है और बाकी इलाकों में निर्माण कार्यों को खुलकर किया जा सकता है। और इसी रिपोर्ट के कारण
केरल के संवेदनशील इलाकों में धड़ल्ले से बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण कार्य हुआ और इसी कंस्ट्रक्शन ने पहाड़ों को इस कदर छलनी कर दिया कि वो भूस्खलन के दबाव को सह नहीं पाए और इतने सारे लोगों की जान चली गई। जो कंस्ट्रक्शन हमारे देश में होता है, इसे सरकारें विकास का नाम देती हैं, कहती हैं हम विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके, देश में विकास आ सके, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। लेकिन उसका आखिर में क्या नतीजा होता है, ये इन तस्वीरों में आप देख लीजिए और सोचिए जो लोग मारे गए आखिर उनका क्या दोष था, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो सोचते थे कि उनके देश में जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो व्यवस्था है, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी। और अगर सरकार और हमारी व्यवस्था इन पहाड़ों पर इतना अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन कर रही है तो इन लोगों को यह विश्वास था कि इसमें भी उन्होंने कुछ हमारा अच्छा ही सोचा होगा, ये पूरा विकास हमारे लिए हो रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश की सरकारों ने और हमारे सिस्टम ने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी और इन पहाड़ों को सैकड़ों लोगों का शमशान बनाकर छोड़ दिया। മക്കളെ കെട്ടി മോള് പോയി. चूरनपला पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, उसी वजह से यहाँ पे जो ब्रिज था वो उस पानी में डूब गया था और जो कनेक्टिविटी था इस जगह से उस जगह जाने के लिए यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेस्क्यू पर्सनल को बहुत तकलीफ हुआ था। मगर ये रोप को इस्तेमाल करके उन लोगों ने जो भी लोग वहां पे अटक चुके थे उनको बचाकर इस तरफ लेके आके यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर्स में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर था, बहुत लोग सो रहे थे सोमवार रात को, मगर अचानक से रात 1 बजे लैंडस्लाइड आया और पूरे का पूरा गांव उस लैंडस्लाइड में पूरा गश हो गया था। मैं मुंडकई पे पास हूं, ये एपिक सेंटर है जहां पे ये लैंडस्लाइड हुआ। आप देख सकते हैं कपड़ा, शूज, प्लेट्स, गैस स्टोव सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे थे और आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू है, जहां ढूंढ रहे कि कोई है, जिंदा है और कुछ और पार्थिव शरीर यहाँ पे मिल सकता है। केरल का गठन वर्ष 1956 में हुआ था और तब से लेकर अब तक वहां 37 वर्षों तक वामपंथी पार्टियों की सरकारें रही हैं और 26 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमारे देश में एक नेता और एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। देखिए, हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश में जो रिवाज है वो ये है कि जब सड़कें बनती हैं, बांध बनते हैं, पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जिसे हमारे देश के जो नेता हैं वो उसे विकास का नाम देते हैं, तो जब ये सारी चीजें, सड़कें, पुल, हाईवे, अस्पताल, स्कूल बनाए जाते हैं तो नेता एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर पूरे देश को ये बताते हैं कि इस सड़क का, इस बांध का, इस बिल्डिंग का निर्माण उन्होंने करवाया है, उनके कार्यकाल में हुआ है। फीता काटते हैं और पत्थर पर अपना नाम लिखवा कर जाते हैं कि हमने इसका उद्घाटन किया और हमने अपने राज्य में क्या क्या काम किया। लेकिन जब वही पुल, वही सड़कें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, जब उसी एयरपोर्ट की छत नीचे गिर जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नेता
सामने नहीं आता। वो सारे लोग जिन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया था, जिन्होंने मीडिया को आकर बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए थे, जिन्होंने हाथ हिलाकर जनता को यह कहा था कि मैं आपके बीच में आ गया और देखिए मैं आपके लिए कितना काम कर रहा हूं, वो सारे नेता गायब हो जाते हैं। और तब नेता ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए अपना बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाते, तब तो वो किसी को दिखाई तक नहीं देते। वैसे जब जाते हैं तो देखिए इस तरह का नाम सब जगह आता है। लेकिन आखिर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को केरल सरकार को यह सूचना दी थी कि वायनाड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की 1 से ज्यादा घटनाएं हो सकती हैं। और केंद्र सरकार ने 24 जुलाई, 25 जुलाई और फिर 26 जुलाई को फिर से यही जानकारी केरल सरकार को दी। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार ने इस चेतावनी को लगातार नजरअंदाज किया, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो हमारे देश में देखिए राजनीति भी कितनी बड़ी होती है। केंद्र सरकार अगर किसी और की है, राज्य सरकार किसी और पार्टी की है, तो उनमें कई बार समन्वय नहीं होता, वो एक दूसरे को गंभीरता से नहीं लेते। और इस बार सिर्फ इस राजनीति की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी चेतावनी में कहा कि 30 और 31 जुलाई को वायनाड में भूस्खलन होने की कम संभावना है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए रेड अलर्ट नहीं बल्कि ग्रीन अलर्ट जारी किया था, यानी इतना गंभीरता से उन्हें चेतावनी नहीं दी गई थी। आप देखिए क्या कहते हैं लोग। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി गृहमंत्री ने पूछा कि सरकार ने क्या किया। മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു। जिस दिन भूस्खलन हुआ उस दिन सिर्फ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। पहले 24 घंटे में 200 mm बारिश हुई और उसके अगले 24 घंटे में 372 mm बारिश हुई। इसलिए हमें जो बारिश हुई वो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई चेतावनी से कहीं ज्यादा है। കയ്യിൽ തന്നെ അതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതെടുത്ത് कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। त्रासदी के बाद ही रेड अलर्ट जारी। ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ वायनाड से कांग्रेस के सांसद रह चुके राहुल गांधी और वायनाड से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को आज वायनाड जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें अपने इस दौरे को स्थगित करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन केरल पहुंच गए और वो भी कल इस घटना के बाद दिल्ली से ही वहां के लिए रवाना हुए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से केरल नहीं पहुंच पाए। आज आपको यह समझना होगा कि हमारे देश में कैसे मौत पर राजनीति होती है। अगर हाथरस में घटना बंद हो जाए तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठहराया जाना भी चाहिए। दिल्ली में अगर 3 छात्र बेसमेंट में डूबकर मारे जाते हैं तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और हमारे देश का जो विपक्ष है या दो अलग अलग पार्टियां हैं वो इसके लिए पूरा दोष देती भी हैं, राजनीति भी करती हैं। तो फिर उसी हिसाब से वायनाड में जो कुछ हुआ है उसके लिए क्या केरल की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या केरल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जो आरोप आप दूसरों पर लगाते हैं, क्योंकि वहां दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं दूसरे राज्यों में, वही आरोप एक दिन आपका पीछा करते करते भी आप तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर जगह इस राजनीति की वजह से, आरोप प्रत्यारोप की वजह से, लापरवाही की वजह से हमारे देश की जो आम जनता है वही मारी जाती है। वायनाड के बाद अब हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि तहजीब की नगरी लखनऊ जब आप जाते हैं
तो कहा जाता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ को तहजीब का शहर कहा जाता है। लेकिन इस बार आपको लखनऊ में ना तो तहजीब दिखाई देगी और ना ही लखनऊ में आपको मुस्कुराने का दिल करेगा। जिस नगर निगम को पूरे लखनऊ शहर को बारिश और बाढ़ से बचाना था, जो उसका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है नगर निगम की, आज उसी नगर निगम के दफ्तर में बारिश का पानी भर गया। और बात सिर्फ नगर निगम की नहीं है, पहले तो आप ये देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भवन में भी बारिश का पानी जमा हो गया और स्थिति यह हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को एक दूसरे रास्ते से वहां से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देखकर यह भी कह रहे हैं कि आज मॉनसून सत्र में मॉनसून खुद ही विधानसभा में सत्र देखने के लिए पहुंच गया। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जरा देखिए लखनऊ से इस रिपोर्ट को। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये विधानसभा का मुख्य मंडप है, जहां पर आप देखिए तमाम विधायक और जितने पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो भूतल है वहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पानी जो है अब विधानसभा के अंदर घुस गया है और यहाँ पर तेज हुई बारिश का ये आलम है कि पूरा के पूरा विधानसभा का जो भूतल है वहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। जरा सी तेज बारिश क्या आई कि विधानसभा के अंदर जो इस तरीके से पूरा का पूरा पानी भर गया है। और ये भूतल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला तल है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहां आप देखिए इस तरीके से पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में मानसून की बारिश का असर देखिए आप किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। और इस वक्त जो है जैसे ही पानी रुका तो यहाँ पर कवायद शुरू हो गई कि इस पानी को निकाला जाए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विधानसभा का भूतल है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर पानी इस तरीके से भर गया था कि अभी तक जो है वो निकाला नहीं जा सका है। जितने भी माननीय हैं, जितने विधायक हैं, कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर परेशान हुए और सीधे तौर पर इसने इन दावों की पोल खोल दी कि आखिर विधानसभा जैसी जगह पर अगर पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है तो बाकी लखनऊ का क्या आलम हो रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से अंदर दफ्तर तक, यानी कि जो बेसमेंट में दफ्तर बने हैं वहां तक ये पानी घुस चुका है। और ऐसा ही हाल विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है, जहां पर पानी इस वक्त जो है हर तरफ भर चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक जल भराव की समस्या हुई है और बारिश तेज हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। पहले तो कभी हमने नहीं देखा कि विधानसभा के ग्राउंड, मैंने भी नहीं देखा पिछले 10 साल से कि सचिवालय में इस तरह का बारिश हुआ, क्योंकि इतनी तेज बारिश होने से ये दिक्कत हो रही है। विधानसभा के सचिवालय का ये जो क्षेत्र है, इसमें जो है वो हर तरफ इस समय पानी ही पानी नजर आपको आ रहा होगा। अंदर तक जो है कमरों तक ये पानी भर गया है। बाल्टियों से, वाइपर से, झाड़ू से, हर तरीके से ये पानी जो है निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक चूंकि बारिश को रुके हुए जो है वो अभी समय हो चुका है, लेकिन अंदर तक आप देखिए, चाहे यहाँ पर पुरानी अलमारियां हैं जहाँ पर कुछ सामान है, वहां तक पानी इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप छाता जब खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? छाते का क्या काम है? छाता आप इसलिए खरीदते हैं ताकि वो आपको बारिश से बचा सके। और अगर वो छाता बारिश में टूट जाए, बारिश में फट जाए, एक ही बारिश में खराब हो जाए, तो आप दुकान पर वापस जाएंगे और कहेंगे कि इस छाते को वापस ले लीजिए, मेरा पैसा वापस कीजिए। और छाते वाला अगर आपको यह कहे कि आपको इसे बारिश से बचाकर रखना था, इतनी तेज बारिश में आपको यह छाता नहीं खोलना था, तो आप क्या कहेंगे? असल में आज भारत में यही हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे छाता बेचने वाला आपको यह कहे कि इस छाते को धूप से और बारिश से बचाकर रखिए, जिंदगी भर आपका साथ देगा। वैसे ही हमारे देश में हो रहा है। जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर आ रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, वो एक बारिश में या दो बारिश में दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फ्रॉड है जिसमें सिस्टम इतना गहरा डूब चुका है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यह स्थिति लगभग सभी राज्यों की है, हर सरकार की यही स्थिति है। और आप देख लीजिए पूरे देश में जब आप जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाएं, यहां तक कि जो नई विधानसभा की बिल्डिंग्स बनी है, जो नई नई सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, नए पुल बने हैं या नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उन सब का यही हाल है। एक बारिश अगर हो जाए लगातार कुछ घंटों की तो ये अपना दम तोड़ देते हैं। और इन्हें बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें बनाने वाले जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, क्या उन लोगों को यह नहीं पता था कि हमारे देश में बारिश होती है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे देश में मानसून में कितनी बारिश होती है? और ये सड़कें, ये इमारतें उन बारिशों को झेल पाएंगी या नहीं झेल पाएंगी? आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो ये सोचकर चलते हैं कि बारिश आएगी, गर्मी पड़ेगी, हमारे देश का जो मौसम है उसे ध्यान में रखकर आप अपनी कोई भी चीज बनाते हैं। आप खुद सोचिए, और ये मैं हमारे देश की सरकारों से भी कह रहा हूं, और आप एक तुलना करके देखिएगा। हमारे देश में जो इलाके अंग्रेज विकसित करके गए हैं, जिन इलाकों को अंग्रेजों के जमाने में उनके आर्किटेक्ट्स ने बनाया, उनके इंजीनियर्स ने बनाया, उन इलाकों में आज भी आपको बाढ़ का पानी भरते हुए दिखाई नहीं देगा। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में अगर आप कनॉट प्लेस में जाएं तो आपको कनॉट प्लेस में बाढ़ कभी नहीं आपको आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो इलाके नए बने हैं, जो इलाके हमारे देश के अपने इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, हमारे देश की यहां की कंपनियों ने विकसित किए हैं, वो इलाके अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे की बारिश में टूट भी जाते हैं और बाढ़ में डूब भी जाते हैं। लेकिन जो इलाके सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना ही मजबूती से खड़ा हुआ है। आज नई विधानसभा की बिल्डिंग हो, नगर निगम की बिल्डिंग हो, उसकी छत लीक करने लगती है। लेकिन जो पुराने जमाने की बिल्डिंग्स अगर आप आज भी देखेंगे, उसकी छत आपको लीक करते हुए दिखाई नहीं देगी। आपने कब देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया टूट रहा हो? आपने कब देखा कि दिल्ली में इंडिया गेट टूट रहा हो? यह एक बहुत अच्छी स्टडी करने का एक विषय है, रिसर्च का एक विषय है कि हमारे ही देश में जो बाकी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो इतना कमजोर क्यों है? क्या हमारे आर्किटेक्चर में कोई कमी है? क्या हमारे इंजीनियरिंग में कोई कमी है? या फिर हमारी नीयत में कोई खोट है? आज हम आप सबको कुछ और भी बताना चाहेंगे, और यह बात ऐसी है कि आपको आज ये देखकर गुस्सा भी आएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे देश में लोगों का चरित्र कैसा है। तो लखनऊ में, जैसा मैंने आपको कहा, लखनऊ को तो तहजीब का शहर माना जाता है, और इसी लखनऊ में आज कई लोग बारिश के पानी में बदतमीजी पर उतर आए और इन लोगों ने तहजीब को तार तार कर दिया। इन लोगों ने सड़कों पर भरे हुए गंदे पानी को वहां से गुजरने वाले लोगों पर ही उल्टा फेंकना शुरू कर दिया, और इस दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी की, महिलाओं को इतना परेशान किया कि वो इन सड़कों पर बाइक से नीचे गिर गई। सोचिए, एक तरफ सड़कों पर इतना जल भराव है, बाइक चलाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, इतनी सारी मुसीबतें और मुश्किलें पहले से ही हैं, और जब इन मुश्किलों में लोग हिम्मत करके किसी तरीके से अपने काम पर जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, अपनी किश्त कैसे भरेंगे, और जब लोग बाहर निकलते हैं इतनी बारिश में, इस बाढ़ में, तो ये हमारे ही देश के असामाजिक लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं और मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। देखिए आप। दोस्तों, लखनऊ में सरेआम हुई मरीन ड्राइव पे लूटपाट, ये देखिए। हमने अभी तक आपसे सिर्फ इस देश के आम आदमी की बात की, आम लोगों की, कॉमन मैन की बात की, गरीब आदमी की बात की, जो इस व्यवस्था के वजह से हमेशा पिसता है। अब देखिए, इन तस्वीरों में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं?
ये इस देश के आम लोग हैं, इस देश के गरीब लोग भी हो सकते हैं। जब एक आम आदमी दूसरे आम आदमी को परेशान करने लगता है, जब एक आम आदमी दूसरे आम आदमी की परेशानी में मजा लेने लगता है, तब क्या होता है ये आप देखिए। जब एक गरीब दूसरे गरीब को धोखा देने लगता है क्योंकि उसे पैसा कमाना है, तब क्या होता है ये आप देख सकते हैं। हमारे देश की, हमारे समाज की जो अगली सबसे बड़ी समस्या है, जानते हैं क्या है? वो यही है, हमारे देश के नेता तो बेईमानी करते ही हैं, प्रशासन बेईमानी करता है, सरकारी अधिकारी, प्राइवेट कंपनियां सब बेईमानी करते हैं और आम आदमी की जान को दांव पर लगाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन आम आदमी क्या करता है? हमारे देश में आम आदमी का भी एक वर्ग ऐसा है जो ये काम करता है। हमारे देश में गरीब लोगों में से भी एक वर्ग ऐसा है जो बेईमानी करके पैसा कमाना चाहता है, दूसरे गरीब को धोखा देकर पैसा कमाना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे देश में कोई विपदा आती है तो वही गरीब आदमी, एक वर्ग ऐसा है गरीब लोगों का भी जो अपने दाम बढ़ा देता है, जो मिलावट करके आपको हर चीज बेचने लगता है। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में देखें, ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पर 3 युवा अभी मारे गए थे, वहां मैं गया और पूरा एक दिन मैंने जब वहां पर बिताया तो मैंने क्या देखा? इस देश के जो गरीब लोग हैं वो अपनी जमीन बेचकर, उधार लेकर अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन बच्चों के पास एक ही रास्ता है कि वो सरकारी अधिकारी बन जाएं, IAS अधिकारी बन जाएं और अपने पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाल दें। लेकिन आप जानते हैं, जब ये गरीब का बच्चा दिल्ली में पढ़ने के लिए आता है तो वहां रहने वाले जो बाकी के जो गरीब लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बच्चों की मदद नहीं करते, बल्कि इन्हें धोखा देते हैं। इन्हें 50-50 रुपए में एक मैगी खिलाते हैं जो पुरानी होती है, बासी होती है, जो इन्हें मिलावटी दूध देते हैं, जो इन्हें हर जगह लाइब्रेरी के नाम पर ठगते हैं, कोचिंग सेंटर के नाम पर ठगते हैं, अगर इन्हें रिक्शा में जाना है उसके नाम पर ठगते हैं, इनसे दुगना पैसा लेते हैं। वहां रहने वाले जो लोग हैं, जो इन्हें PG अकोमोडेशन देते हैं, वहां के जो मकान मालिक हैं, वो इनसे दुगना तिगना किराया वसूलते हैं। बिजली के दाम दुगने और तिगने दाम इनसे वसूलते हैं। पानी का बिल दुगने और तिगने दामों पर इनसे लेते हैं और ये सारे लोग इनसे पैसा कमाते हैं, अवैध पैसा कमाते हैं। इसलिए सरकार को दोष देना तो सही है, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? हमारा समाज कितना लालची होता जा रहा है। कैसे एक आम आदमी दूसरे आम आदमी के सीने पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहता है, कैसे एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी की जान लेकर अमीर बनना चाहता है, यह भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा अगला विश्लेषण अब वो खबर है जो है तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की, लेकिन ये एक भद्दा मजाक भी है। और वो भद्दा मजाक ये है कि जिस कुख्यात आतंकवादी के कारण पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, आज उसी आतंकवादी की मौत को ईरान, लेबनान, तुर्की, मलेशिया, चीन और कतर जैसे देशों ने निंदनीय बताया है और कहा है कि इस आतंकवादी का मारा जाना मानवता के खिलाफ है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास का चीफ इस्माइल हनिये मारा गया है। इस आतंकवादी का नाम है इस्माइल हनिये। यह हमास का चीफ था और मौजूदा समय में दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे कुख्यात और अमीर आतंकवादी था, जिसके पास 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लेकिन अब इजराइल ने एक मिसाइल हमले में इस आतंकवादी की हत्या करके अपने उन 1200 नागरिकों की जान का बदला ले लिया जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए थे। उस समय हमास का यही चीफ इस हमले का जश्न मना रहा था और सैकड़ों निहत्थे यहूदियों के मारे जाने पर सजदा कर रहा था। पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बड़ा खुश था ये, लेकिन आज लगभग 10 महीनों के बाद इजराइल ने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतारकर अपना बदला पूरा कर लिया और इजराइल में अब जश्न मनाया जा रहा है। इस आतंकवादी की मौत के लिए मिसाइल हमले से ज्यादा ईरान के मीडिया और न्यूज चैनल्स को जिम्मेदार माना जा रहा है और इसमें यह बात भी कही जा रही है कि इतने कुख्यात आतंकवादी ने सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। यानी इस आतंकवादी को मीडिया का शौक था, हेडलाइंस में बने रहने का शौक था, इसे न्यूज चैनल्स पर दिखने का शौक था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस आतंकवादी को पिछले 18 वर्षों से ढूंढ रही थी, लेकिन 30 जुलाई को यह आतंकवादी अपने बिल से निकलकर ईरान पहुंच गया और यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई और यह इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।
30 जुलाई को ईरान में वहां के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। और इस समारोह में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने के लिए वहां गए थे। और इन मेहमानों के बीच ईरान ने हमास के चीफ इस्माइल हनिये को भी वहां पर आमंत्रित किया था। और जब यह आतंकवादी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा तो वहां के सरकारी मीडिया ने इसे लगातार टीवी पर दिखाना शुरू किया। और इस मीडिया कवरेज से यह आतंकवादी भी बड़ा खुश था, क्योंकि आतंकवादियों को अब मुख्य धारा में आने का यह मौका मिल रहा है। अब आतंकवादी भी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में रहते हैं, उनकी कवरेज होती है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस आतंकवादी ने मीडिया को एक विक्ट्री साइन दिखाया था ऐसा, और इसके चेहरे पर इस बात की खुशी साफ दिख रही थी कि एक सूट बूट वाला आतंकवादी जो हजारों लोगों की जान ले चुका है, वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं के साथ बैठ रहा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। और यही इसके लिए भारी पड़ा। यह आतंकवादी एक प्रतिष्ठित नेता के भेष में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिससे इजराइल को इस आतंकवादी के बारे में पल पल की जानकारी टीवी से ही मिलने लगी, मीडिया से ही मिलने लगी। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर इजराइल ने इसके ठिकाने पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला करके इसे खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह आतंकवादी मारा गया, तब उससे कुछ देर पहले ईरान के न्यूज चैनल्स पर एक हेडलाइन चल रही थी, और वो ये थी कि हमास के चीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर और नए राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये हेडलाइन और तस्वीरें चल रही थी। ये वो तस्वीरें हैं जो ईरान के सरकारी मीडिया ने जारी की और बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद नए राष्ट्रपति ने भी हमास के चीफ का स्वागत किया है और इस आतंकवादी के साथ काफी लंबी मुलाकात की है। और इसी मुलाकात के बाद यह आतंकवादी उत्तरी तेहरान के उस गेस्ट हाउस में गया जहां इसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। और क्योंकि इस बार इजराइल के पास इस आतंकवादी की सटीक लोकेशन थी, इजराइल की फोर्सेस को यह पता था कि यह किस गेस्ट हाउस में रुका हुआ है, इसलिए उसने सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल से हमला किया और हमास के चीफ की मौत हो गई। जिससे आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी असल में मीडिया में हेडलाइन बनने के चक्कर में मारा गया। उत्तरी तेहरान से इजराइल की सीमा लगभग 1400 किलोमीटर दूर है और अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह मिसाइल इजराइल ने अपनी जमीन से दागी थी, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है यहां से, या फिर इस मिसाइल का लॉन्च पैड असल में किसी और देश में था। दोनों लोकेशंस के बीच 1400 किलोमीटर का फर्क है। अब ये मिसाइल इस 1400 किलोमीटर के दायरे में कहां से किसी ने लॉन्च की है, यह पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा हमास के इस चीफ ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला करवाया था, तब उस हमले में हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल और रॉकेट दागे थे। और शायद यही कारण है कि इजराइल ने इस आतंकवादी को बिल्कुल वैसे ही एक मिसाइल हमले में ही मौत के घाट उतारा है। दुख की बात यह है कि जिस सूट बूट वाले आतंकवादी की मौत पर दुनिया को खुश होना चाहिए था, एक संतुष्टि होनी चाहिए थी, वहां कुछ देश इस आतंकवादी की मौत पर शोक में डूबे हुए हैं। और इनमें ईरान, लेबनान, चीन, तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे देश प्रमुख हैं, जिन्होंने इस हमले को एक संगीन अपराध बताया है और इस आतंकवादी की हत्या को मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना है। ईरान के लिए तो ये जो घटना है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान ने इस आतंकवादी को खुद आमंत्रित किया था। ये ईरान का मेहमान था, ईरान की राजधानी में था, सारा इंतजाम ईरान का था, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ईरान की सरकार की थी। और ईरान की नाक के नीचे उनकी राजधानी में रहते हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए एक अतिथि का इस तरीके से इजराइल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये ईरान के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का विषय है और ईरान हो सकता है आगे चलकर इसका बदला लेगा। अब सोचिए कितनी अजीब बात है कि जब ये आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, महिलाओं की जान ले लेते हैं, तो किसी को मानवता याद नहीं आती। लेकिन जब ये आतंकवादी खुद मारे जाते हैं, जो खेल इन्होंने शुरू किया, उसी खेल में जब अंत इनके साथ होता है, तो ये बाकी के जो देश हैं ये दुख जताने लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देने लगते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया आतंकवाद को लेकर
अपने अपने हितों के हिसाब से दो हिस्सों में बटी हुई है। असली आतंकवाद क्या है यह शायद किसी को पता ही नहीं। निश्चित रूप से हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को जवाब दिया जाएगा। ये जवाब क्या होगा, हालांकि अभी इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। I don't know how to express, but we happened to be sitting in the cabinet, and the entire cabinet members were shocked at this madness of the Israeli Zionist regime, torturing people and thinking that they can end this war and aggression in this manner. I understand you and brothers, and Ismail Hania is a great mujahid and a brother. हम इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं और हत्या का कड़ा विरोध करते हैं। चीन हमेशा ही क्षेत्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने की वकालत करता है। गाजा को जल्द से जल्द एक व्यापक और अस्थायी युद्ध विराम हासिल करनी चाहिए। हम फिलिस्तीनी हमास नेता की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। यह हमला ईरानी क्षेत्र में किया गया था, जहां वो ईरान के राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में आधिकारिक निमंत्रण पर थे। इस राजनीतिक हत्या के आयोजकों को खतरनाक परिणामों के बारे में पता था। It was a surprise that he was assassinated in Iran, but it wasn't a surprise that Netanyahu could do such a crime. I think what Israel did is a grave criminal, cowardly political assassination, something that nobody should accept. इस्माइल हनिये वर्ष 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना था और बाद में विद्रोह के बाद उसे 2017 में हमास की राजनीतिक इकाई का अध्यक्ष चुना गया और फिर 2019 से वो कतर के एक 5-स्टार बंगले में रह रहा था जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन अब तक छिपने में कामयाब रहे इस आतंकवादी ने ईरान की राजधानी में अपनी जान गंवा दी और अब ईरान ने यह धमकी दी है कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में अपने दो बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। तेहरान से पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल ने एक मिसाइल हमला किया जिसमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का मुख्य कमांडर मारा गया और इस कमांडर का नाम था फुआद शुक्र, जिसने पिछले कुछ दिनों में इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में एक रॉकेट हमला करके 12 लोगों की जान ले ली थी। और यह आतंकवादी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का सबसे भरोसेमंद कमांडर था। लेकिन मोसाद की मदद से इजराइल ने इस आतंकवादी का खेल भी खत्म कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि उसे इस आतंकवादी का शव अब तक नहीं मिला है। और अब आखिर में मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वापस लेकर चलना चाहता हूं, जहां हुई घटना पर एमसीडी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। हैरानी की बात यह है कि इसमें एमसीडी को छोड़कर बाकी सबको दोषी ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए 5 बड़े कारण बताए गए, जिनमें पहला बड़ा कारण इस इलाके की बनावट को बताया गया है। एमसीडी का कहना है कि इस इलाके की बनावट एक प्लेट जैसी है जिसमें किनारों पर ढलान होने से इस इलाके में बार बार पानी भर जाता है और इस घटना में भी उस दिन वही हुआ जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। दूसरा कारण बताया गया अतिक्रमण यानी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा। एमसीडी का कहना है कि इस कोचिंग संस्थान ने एक स्लैब बनाकर जो ड्रेनेज का नाला था, ड्रेनेज पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से, जिससे नाले की सफाई ठीक से नहीं हो पाई और इसी के कारण घटना में बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। और यह बहुत बड़ी समस्या है जिसमें अतिक्रमण का यह वायरस असल में यही नहीं पूरे देश में फैला है। इस कोचिंग सेंटर के इसमें लिखा है कि कोचिंग सेंटर निचले इलाके में है जहां पानी की निकासी के लिए कोचिंग सेंटर को जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो भी इसने नहीं किए। और यह भी कहना है कि सड़क पर जल भराव था और जब वहां से एक तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरी तो पानी तेजी से बेसमेंट में प्रवेश कर गया। तो एमसीडी का तो असल में माने तो एमसीडी ने सबसे बड़ा दोषी तो उस जीप वाले को बताया है जो इस सड़क से गुजर रहा था और इसीलिए इस जीप के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो सकता है। एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर गया वहां से और सारे लोगों ने, सारे भ्रष्ट अफसरों ने
इसे दोषी मान लिया और कहा कि इसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरा और इसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो या भारत का कोई भी इलाका हो, सबसे बड़ी समस्या हमारी है अतिक्रमण। आज हमारे देश में आप सड़क पर अतिक्रमण कर सकते हैं, सड़क पर कब्जा कर सकते हैं, फुटपाथ पर कब्जा कर सकते हैं, पार्क पर कब्जा कर सकते हैं, किसी नाले के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आप जहां चाहे वहां कब्जा कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप थोड़ा सा पैसा दीजिए लोकल पुलिस वाले को, प्रशासन को, वहां के एमसीडी या जो भी म्युनिसिपैलिटी का व्यक्ति हो। अगर आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं, हजारों लाखों या करोड़ों का काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लोकल विधायक को भी पैसा देंगे और इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चलती रहती है और सारी सरकारी जमीन उन लोगों की हो जाती है जो अतिक्रमण करते हैं। और फिर एक ना एक दिन हर जगह इस तरह की दुर्घटना होती है, फिर उसकी जांच की जाती है और फिर तमाम लोगों को बचाने के लिए थोड़े दिन के लिए वहां पर तमाम बेसमेंट्स को, इलाकों को सील कर दिया जाता है। और मैं आज आपको बताता हूं, आप मानकर चलिए अगले कुछ महीनों में ये सारी बेसमेंट वापस से खुल जाएंगी, वो सारे अवैध कब्जे वापस आ जाएंगे, वो सारे अवैध कोचिंग सेंटर्स वापस आ जाएंगे जिन्हें अभी सील किया गया है। बस कुछ महीनों की बात है और ये मेरी बात आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो खुशी खुशी सब कुछ देकर जाइए और या छोड़ कर जाइए, क्योंकि साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्यार का